मेरी भाभी रोज मुझसे मसूर की दाल मंगवाती थी और उस दाल को बिना पकाए ही अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हो जाती। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब बहन भी उस कमरे से बाहर निकली तो उसे भी लंगड़ाता देख मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा नाम नैना है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 15 साल है। हम दोनों बहनों का एक भाई है जो हम दोनों से बड़े हैं और उनकी उम्र 30 साल की है। जब से होश संभाला है तब से अपने भाई को ही माँ बाप माना है, क्योंकि हमें तो होश भी नहीं कि हमारे माँ बाप कब हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो हमें मेरे भाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी हम दोनों बहनों को अपनी बेटी ही समझते हैं। अभी 3 साल पहले ही भैया ने शादी की थी अपनी पसंद की। हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है। हम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखती है। हमारी बिल्कुल एक माँ के जैसे देखभाल करती है। लेकिन अभी कुछ दिन से भाभी का रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा था। वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती थी जिसे देखकर मैं हैरान हो जाती थी। तभी आज एक और नई बात हुई कि भाभी ने मुझसे 1 किलो मसूर की दाल मंगवाई। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में लेकर चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा तेजी से पीट डाला, मगर भाभी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, अनामिका कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी। हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। फिर बोले, अनामिका दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो। भैया ने ना में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या? मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ। तुम तो हर रोज ही यह सब करती होगी ना? तुमने तो मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 18 साल की कम उम्र की और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसलिए वह सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया नैना। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, नैना दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी।
मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। और भला कच्ची दाल कौन खाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी भी आंख कब लग गई थी, और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ मेघा भी जाग गई थी, और अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भी भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नजरअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। भैया के साथ ही चली गई थी। वह ऑफिस जाते समय मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे। मैं और मेघा एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसके इंटर के एग्जाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं बीए सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्जाम अभी 2 महीने बाद थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस से सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लगा कि जैसे भाभी मेरे ही इंतजार में बैठी हो। वह मुझे देखकर फौरन ही कहने लगी कि नैना, जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट अब खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी से पैसे लेकर 1 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी, आज प्लीज दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हाँ में सर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम अजीब लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और पढ़ाई करने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और मेघा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकलकर आ गई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट कुछ कम हो गई थी, अब दोबारा वह क्यों लंगड़ा रही। मुझे भाभी पर शक हुआ कि वाकई वह भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वह चुप बैठ गई थी। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी, दाल चावल के बारे में सोच सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था, फिर बोली, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है। दाल तो मैं कब का खा गई, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी, लेकिन मेघा को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने मेघा से किताबें छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ हटा दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो, हर वक्त मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती हो। मुझे मेघा से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। मैं अपने ही विचारों में गुम थी। भैया ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने
बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि मेघा ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। भाई यह बात सुनकर हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने मेघा को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो? बाहर आकर हम सब के साथ क्यों नहीं बैठती? भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि मेघा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती हैं घर के कामों में हाथ बटाओ, और मेरी बहन जो कि मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भैया मेघा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और मेघा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, मेघा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो? मेघा कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली गई। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हम सब से माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, अनामिका आजकल मेघा घर में होती है यार, इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही है? कोई बात हुई है क्या? भाभी का चेहरा एकदम ही सफेद पड़ चुका था। वह काफी डरी हुई लग रही थी। वह बोली, दीपक मेघा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने एक दो बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे अनामिका भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज लेकर आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे। और भैया ने मेघा के हाथ में थमाकर बोले, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। फिर कैरम भाभी के हाथ में थमाकर बोले, अनामिका तुम और नैना कैरम खेल लिया करो। यहाँ देखकर भाभी भी मुस्कुरा गई थी। मैं जब कमरे में आई तो मेघा मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, नैना मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूंगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाती रहना। मेरा भी दिल ललचा गया था। भैया मेघा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलते हुए छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर ही देखती रह गई थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मैं इस फिक्र में उलझी जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि मेघा फिर से अपनी पुरानी बुक पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई और झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर मेघा को तो बाद में देख लूंगी। मैं दाल लाई, भाभी ने मुझसे थैला लिया और कोई भी बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और मेघा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह बोली, नैना तुम भाभी को यह रोज रोज दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने इस पर उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? मेघा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सर चकराने लगा। मैं मेघा की बात इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने मेघा को कसम देकर मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना करे।
मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करूंगी। मैं पढ़ने बैठ गई तो मेघा टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं मेघा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकली और वह हमेशा की तरह लंगड़ाते हुए किचन में चली गई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी, दाल कहाँ गई? भाभी बोली, वहां तो मैंने खा ली, बड़ी ही अच्छी थी। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, मेघा कहाँ है? मैंने बताया कि वह तो छत पर गई है। यहाँ सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया था। वह छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सर झटक दिया और पढ़ने के लिए अपनी किताब उठा ली। यह दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चलते हुए मैं भाभी की आवाज आसानी से सुन सकती थी। भाभी मेघा को बुरी तरह से डांट रही थी। मेघा के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने मेघा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कैरम नहीं खेलोगी? अपनी भाभी के साथ मेघा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे से लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? मेघा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेंगी भला, बल्कि वह तो मुझसे प्यार से बातें कर रही थी। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, मेघा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती हैं और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती हैं। मेरी बात सुनकर मेघा एकदम से मुस्कुरा गई। वह बोली, नैना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते ही पाया था। वह बोली, नैना, जल्दी से दाल ला कर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए कमरे में चली गई और मेघा को भी समझा दिया कि जैसे ही मैं भाभी को आवाज देकर बुला लूंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया। मैंने भाभी को आवाज दी और कहा, भाभी, दाल अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में मेघा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी और किचन में चली गई तो मेघा भी उनके कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि मेघा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने मेघा के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, मेघा बता, मुझे क्या मालूम हुआ तुझे? मेघा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, नैना, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुप कर कई घर से बाहर निकलती हैं, मगर तुमने ही यकीन नहीं किया था। वह अपने कमरे की खिड़की से रोज बाहर जाती हैं। वो खिड़की बहुत छोटी है, इसलिए उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती हैं। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने मेघा को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी न बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हूँ जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूं। मैंने मेघा को कोई किताब दे दी और वो बोली,
कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी अभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। ना जाने कितनी देर में सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, तब मैं घबराकर उठकर बैठ गई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई गई तो बरामदे में मैंने भैया, भाभी को और मेघा को देखा। मुझे लगा मेघा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, नैना, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा मेघा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोले, तुम मेघा से मुझे यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने जोर जोर से ना में सर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया, हमारी मेघा ऐसा नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, दीपक, आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें। बच्ची है वह, सुधर जाएगी। भैया अब भाभी को घूर रहे थे। वह बोली, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बताया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि इन्हें मैं अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ। तुम माँ बनकर उनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने उनका। मैंने मेघा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने मेघा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्या बात हुई है? वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नजरों में गिराना चाहती हैं। मेघा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र मत करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाली खुद भी ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया, आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर के बाहर ही रहें, जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। तभी वह आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब लेने बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से थैला ले लिया और अपने कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर के बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया, आप अपने कमरे का दरवाजा खोलिए। भैया ने दरवाजा खोल लिया था और जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर नहीं थी। उनके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। भैया ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और मेघा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था, जहाँ लोग ताबीज बनवाने के लिए आ जाया करते थे। तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, यह सब क्या चल रहा है? आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, दीपक, भगवान जानता है, मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा था, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते थे कि मैं इनका ख्याल ठीक से नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे चार बातें भी सुना देते थे।
तब मुझे यह लगने लगा था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह बोली, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 2 सप्ताह तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है, वही दाल नहर के बहते हुए पानी में फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद उस मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से मेघा पर ध्यान न रख सकी, जिससे मेघा अपने ही इलाके के आवारा लड़के सोनू से मोहब्बत कर बैठी और उनकी दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे मेघा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे तब मुझे सोनू का खत नजर आया। उसमें उसने मेघा की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत मेघा को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसीलिए समय रहते सुधर जाओ। मगर मेघा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं यह ठान चुकी थी कि जब 15 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी, इसके बाद मैं मेघा से सख्ती से पेश आऊंगी। मगर यह मंत्र पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मेघा का ख्याल नहीं रख पाई मैंने मेघा की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सिर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर मेघा के सर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा अगर सोनू अच्छा लड़का होता तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नजरें हैं। मेघा रोने लगी और बोली, भैया घर में बहुत सोनापन और अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे सोनू में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे, उनके सिर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी ही है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों के गले लग गई और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन गया चुका था। और अब भैया भाभी ने एक बच्चा भी प्लान करने की सोची, जिससे घर में चहल पहल बनी रहे और मेघा उसके साथ मस्त रहे, जिससे घर का सोनापन भी दूर हो जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया और भाभी ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और अब हमारे घर में रौनक ही रौनक है। मेघा भी अभी बच्ची ही है और उस बच्चे के साथ मिलकर बच्ची बन जाती है। हम सब अब बहुत खुश हैं उस नन्हे मेहमान के आ जाने से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।